चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम लोग कर रहे हैं घटना सार। ठीक है, तो जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी करंट अफेयर्स के लिए 80% 80 to 85% क्वेश्चन के लिए आप इस बुक को जो है यूज़ या मतलब पढ़ सकते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इतना आपके लिए काफ़ी है। देखिए यहाँ पे जो है अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक की जो है करंट की बात है। यहाँ पे अभी हम जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, यानी कि ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, पार्ट 11 है। यहाँ पे अगर गई था आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और गई एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम समय है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो गाइस जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट। ठीक है, तो इसमें लिखा है पराली की बढ़ती समस्या के बीच पंजाब के संगरूर में एक ऐसे प्लांट की शुरुआत हुई जो इस समस्या से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। तो 18 अक्टूबर को क्या होता है कि देश के इस सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट, देश का सबसे बड़ा, ठीक है, तो उसका उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोल मंत्री यानी कि हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवत मान सिंह, तो इन्होंने किया था। और इसकी स्थापना जर्मनी की अग्रणी बायो एनर्जी कंपनी यानी कि आपका वर्वियो एजी द्वारा किया गया, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 20 एकड़ क्षेत्र में फैले इस संयंत्र की जो है स्थापना 230 करोड़ रुपए के एफडीआई से हुई है। ठीक है, एफडीआई से हुई है। वर्तमान में इस प्लांट की जो उत्पादक क्षमता है वो है आपका 6 टन प्रतिदिन, जिसे आने वाले समय में 33 टन प्रतिदिन की अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने की जो है संभावना है। और ये संयंत्र जो है आपका 1 लाख टन धान की पुआल की खपत करेगा, राइट, जिससे प्रतिदिन 600 से 650 टन क्या लिखा है फॉर्मेटेड जैविक खाद का उत्पादन होगा। और जो खाद है इसका उपयोग जैविक खेती में किया जाएगा। तो जो ये एशिया के सबसे बड़े जो है आपका कन्फ्रेस्ड बायोगैस प्लांट के स्थापित होने से राज्य में जो है आपका 40,000 से लेकर 45,000 एकड़ खेतों में पराली जलाने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। और इससे क्या है वार्षिक 1,50,000 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में क्या आएगी, कमी आएगी हर साल। चलिए तो याद रखिएगा ये वही लाइन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17वीं क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई। ठीक है, तो क्या होता है कि 8 नवंबर 2022 को जो ये है कावेरी साउथ वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जो है आपका कृष्णागिरी और क्या है धर्मपुरी के आरक्षित वनों में से एक क्षेत्र जो है इसे घोषित किया गया है और राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया। अच्छा, ये कितने किलोमीटर में, ये है आपका 686 वर्ग किलोमीटर में है ये पूरा अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य जो है जंगल से सटेक क्या है संरक्षित परिदृश्य का हिस्सा होगा, जो वर्तमान में कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन करता है और तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच क्या है एक साझा क्षेत्र होगा, राइट। फिर कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम जो है 1972 की धारा जो है आपकी 26A, तो ये धारा भी याद रखिएगा, के तहत जो है अधिसूचित किया गया है। तो जो ये अभ्यारण्य है तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को पड़ोसी कर्नाटका में कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा, जिससे क्या है वन्यजीवों के संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। ठीक है, यानी कि 2 राज्य आ गए यहाँ पे, एक हो गया तमिलनाडु, दूसरा हो गया कर्नाटका, दोनों पास पास है। ठीक है, तो इसमें लिखा है परिदृश्य मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, बलिगिरी रंगास्वामी मंदिर कर्नाटका में टाइगर रिजर्व, और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड जिले के मध्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में निरंतरता बनाए रहता है। ठीक है, अब है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिले में आरक्षित वन क्षेत्रों को कवर करता है, जो स्तनधारियों की 35 प्रजातियां, पक्षियों की 238 प्रजातियां, लीथ के नरम खोल वाले कछुए, चिकने, लेपित उदबिलाव, दलदलीय मगरमच्छ, 4 सींग वाले मृगों का निवास क्षेत्र है ये। घड़ियाल, विशाल गिलहरियाँ, लेजर फिश, ईगल भी यहाँ पाए जाते हैं, जो विशेष रूप से कावेरी नदी और वन नदी प्रणाली पर क्या है निर्भर है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ है तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, तो देखिए भारत का 35 और तमिलनाडु का पहला। तो क्या होता है कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत क्या है, मदुरै जिले के अट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव में फैले 193 से लेकर 215 हेक्टेयर क्षेत्र को क्या है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में क्या है अधिसूचित किया गया। तमिलनाडु में अधिसूचित ये पहली जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, अच्छा इसमें है कि जैव विविधता विरासत स्थल अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र है जो जंगली और पालतू प्रजातियों की उच्च विविधता, दुर्लभ खतरे वाली प्रजातियों की उपस्थिति, कीट स्टोन प्रजातियों के साथ अद्वितीय पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। मतलब ये कहानी है जैव विविधता जो विरासत स्थल है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है अरट्टापट्टी गांव में क्या 7 बंजर ग्रेनाइट पहाड़ियों की श्रृंखला है। ठीक है, जो वाटर शेड के रूप में कार्य करता है और इसमें क्या है 72 झील, 200 प्राकृतिक झरने और 3 चेक बांधों का क्या है समर्थन करता है। अच्छा इस गांव में क्या है 250 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति के साथ ही विभिन्न मेगालिथिक संरचनाएं, तमिल ब्रह्मी शिला लेख हो गया और जैन बेड, 2200 वर्ष पुराने रॉक कट मंदिर भी हैं और इस स्थल को ऐतिहासिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा केंद्र और असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों में समझौता। तो केंद्र और असम सरकार ने, समझिएगा ये एक साथ हैं, पूर्वोत्तर के सक्रिय 8 विरोधी गुट के साथ क्या करा, त्रिपक्षीय शांति समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए। तो इन आदिवासी समूहों ने शांति स्थापना में सरकार की मदद का आश्वासन दिया है इन्होंने। ठीक है, अच्छा तो इस समझौते में असम में आदिवासी समूह चाय बागान श्रमिकों की दशकों पुरानी समस्या समाप्त हो गई। अच्छा तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य धारा से जुड़ने की उनकी जो पहल है उसका स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी। ठीक है, तो इस समझौते के बाद असम के आदिवासी समूह के जो है 1182 कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो गए। मतलब इन्होंने क्या है हथियार डाल दिए। अच्छा पीएम मोदी के पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए उठाए गए अनेक कदमों के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए 2014 से लेकर अब तक क्या होता है कि 8000 उग्रवादी हथियार डालकर जो समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं। मोदी के नेतृत्व में क्या है केंद्र सरकार ने 2024 से पहले पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जो है सीमा विवाद, सशस्त्र गुटों से संबंधित सभी विवादों को हल करने का लक्ष्य तय किया है। तो इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का संवर्धन करना हमारी प्राथमिकता है और लगभग जो है 65% सीमा विवाद हल किए जा चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वो भी हल करने की कोशिश चल रही है, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है असम के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो इन्होंने समझौते पर खुशी जताते हुए इसे खास बताया है। उन्होंने कहा है कि इस समझौते से हमारे आदिवासी जनजातियों के लोगों को जो है सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक विकास का एक बड़ा मौका मिलेगा। ठीक है, फिर समझौते में चाय बागानों का त्वरित और केंद्रीय विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना करने और सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना और चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के उपाय करने का भी प्रावधान है। अच्छा समझौते में सभी आदिवासी राष्ट्रीय मुक्ति सेना, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, यह बिरसा कमांडो, माई फोर्स, ये संथाल टाइगर्स फोर्स और क्या है आर्मी शामिल है। ठीक है, तो ये लाइन याद कर लीजिएगा गाइस। अच्छा इसमें लिखा है कि 2012 से ये संगठन जो है संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं और अपने अपने कैंप में रहते हैं। परेश बरुआ और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित कट्टर गुट उल्फा को छोड़कर राज्य में सक्रिय अन्य सभी विद्रोही समूहों ने सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनका भी एक बार आप देख लीजिएगा कि किन्होंने नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि 2013-14 के मुकाबले भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय जो है 74% बढ़ा। अच्छा तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान 2018-19 की रिपोर्ट
यह 12 सितंबर 2022 में जारी हुई और इसके अनुसार क्या है, कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 28.6% से बढ़कर अब कितनी हो गई, 40.6% हो गई है, यानी 2018-19 में। ठीक है, वहीं स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय जो है आपका 2013-14 में 1042 था, अब जो है यानी कि 74%, मतलब 1040 यानी 13-14 से अब जो है 74% यानी 2018-19 की बात करें 1815 रुपीज़ हो गए। इतने से कितना हो गया, इतना। अच्छा, 2013-14 से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा व्यय में 167% की वृद्धि हुई है। वहीं कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में क्या है, प्रति व्यक्ति OOPE यानी कि आउट ऑफ पॉकेट व्यय में 16% अंकों की क्या है, गिरावट आई हुई है। अच्छा, नीति आयोग के सदस्य कौन है आपके, डॉक्टर विनोद के पॉल ने राजेश भूषण सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की उपस्थिति में 2018-19 के भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों अनुमानों के निष्कर्ष जारी किए हैं। अच्छा, तो इस नवीनतम रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य व्यय से संबंधित विभिन्न संकेतकों में उत्साहजनक प्रवृत्ति दिखी है, जिसे निरंतर आधार पर जो है प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल की वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य खर्च में जो है 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। ठीक है, निजी क्षेत्र के मामले में तृतीयक देखभाल में वृद्धि हुई है, लेकिन प्राथमिक द्वितीय सेवा खर्च में गिरावट आई है। ठीक है, फिर 2013-14 की बात करें तो 2013-14 से लेकर 18-19 के बीच क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल में सरकार की हिस्सेदारी 74% से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 86% हो गई है। दूसरा, निजी क्षेत्र में इस अवधि के दौरान क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल की जो भागीदारी है 82 से जो है घटकर कितनी हो गई, 70% हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के 3 शहर जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ क्या है, लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए। ठीक है, देखते हैं। तो इसकी जो घोषणा है सितंबर 2022 में की गई है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में जो है केरल के 2 शहर हैं यानी कि त्रिशूर है और का है नीलाम्बुर, और तेलंगाना का एक शहर है यानी कि वारंगल, ये शामिल है 3 शहर। तो तीनों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिशूल, नीलाम्बुर एंड क्या है, वारंगल। अच्छा, तो इस सूची में भारत सहित जो है अगर विश्व के जो 44 देशों के कितने शहर हैं, 77 शहर वर्ष 2022 में शामिल हुए हैं। टोटल 77 में से 3 जो है भारत के। तो इन शहरों का समावेशन अन्य शहरों के साथ विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और इन शहरों में पहले से लागू व्यवस्थाओं के तरीकों को आपस में साझा करेगा। ठीक है, फिर भारत के ये शहर अब विश्व के विकसित शहर जैसे कि आपका ब्रिस्टल, डबलिन, बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, एथेंस, इचियोन की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। तो इस बार यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की सूची में यूक्रेन की राजधानी यानी कि कीव, साउथ अफ्रीका का शहर यानी कि डर्बन, UAE का शहर शाहजहाँ को भी शामिल किया गया है। अच्छा, भारतीय शहर नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के जो है पहले 3 शहर हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें लिखा है टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन, टी हब द्वारा। राइट, तो इसमें भारत के अग्रणी नवाचार और स्टार्टअप उत्प्रेरक टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो इस नवाचार केंद्र को जो है बिजनेस इनक्यूबेटर संगठन टेक्नोलॉजी हब के नेतृत्व में तैयार किया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है। इसके फोकस क्षेत्र की अगर बात करें तो ई वाहन हो गया, मोबिलिटी हो गया, हेल्थ टेक हो गया, आपका एंटरप्राइज टेक हो गया, होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो टी हब की स्थापना 2015 में की गई थी, जो एक क्या स्टार्टअप इंक्यूबेटर से आगे बढ़कर एक नवाचार केंद्र के रूप में जो है विकसित हो गया। अच्छा, अब है बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हुआ। अच्छा, यहाँ लिखा है मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा जो है रबर डैम का निर्माण हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया और इस डैम के बनने के साथ ही सालों से सूखी पड़ी क्या फल्गु नदी में अब जो है 10 फीट तक पानी जमा है। तो रबर डैम के बनने के बाद क्या है आपका विश्व प्रसिद्ध गया में पिंडदान करने वाले लोगों को
लोगों को आचमन करने के लिए 2 फीट गड्ढा नहीं करना होगा। इस डैम ये जो डैम है वो 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसमें लिखा है डैम बनने के बाद करीब 2.5 किलोमीटर तक उसका पानी जमा रहेगा और इतने मीटर लंबा। देखिए इसकी जो लागत है वो है आपकी 312 करोड़। अच्छा, इसमें जो है 65 मीटर लंबाई के क्या है 6 स्पेन लगे हैं, ठीक है। और इससे क्या है रबर ट्यूब में आधुनिक स्वचालित विधि से हवा भरी और निकाली जाती है, जिसके द्वारा क्या है फल्गु नदी के जल के प्रवाह और भंडारण को प्रभावित रूप से संचालित किया जा सके। अच्छा, राज्य के जल संसाधन मंत्री यानी कि संजय झा ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित इस रबर डैम को क्या है गयाजी डैम नाम दिया गया है। तो गाइस ये नाम याद रखिएगा, क्या गयाजी डैम। तो इसके निर्माण से प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास फल्गु नदी में पूरे साल कम से कम 2 फीट जल उपलब्ध रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। तो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र यानी कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई। अच्छा, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल द्वारा चरण 1 में उपयोग की जाने वाली 5 दीर्घाओं और एक नौसेना दीर्घा के साथ संग्रहालय भवन जो है परिसर शामिल है। 35 एकड़ में होने वाले इस चरण का निर्माण पर जो है इतने करोड़ यानी 774 करोड़ खर्च होंगे। चरण ए बी में संग्रहालय में शेष गैलरी, लाइट हाउस, 5D गुंबद, फिर थिएटर, बगीचा परिसर, अन्य बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। किसमें? चरण ए बी में। एक तो हो गया ए, फिर आ जाएगा ए बी, ठीक है। अब लिखा है इस तरह चरण 2 में, ये आ गया चरण 2 में राज्य मंडप, फिर लोथल शहर समुद्री संस्थान सहित क्या छात्रावास, इको रिजॉर्ट, फिर है समुद्री और नेवल थीम पार्क हो गया, क्लाइमेट चेंज थीम पार्क हो गया आपका, एडवेंचर एम्यूजमेंट पार्क हो गया, ये सब हो गया। तो इस चरण के तहत घटकों का निष्पादन PPP मोड के तहत किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। फिर उसके बाद लिखा है ये सागरमाला योजना की प्रमुख परियोजना में एक है। क्या? सागरमाला योजना की परियोजनाओं में एक नवीनतम तकनीक का उपयोग करके समुद्री विरासत को पेश किया जाएगा और लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, ठीक है। तो भारत में यह अपनी तरह का पहला परिसर है जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को क्या है प्रदर्शित करेगा। और इसका जो कुल लागत की अगर हम बात करें तो 3,500 करोड़ रुपीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बना, ठीक है। तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट काउंसिल लिमिटेड के अनुसार औरंगाबाद गूगल से एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा प्रकाशित करने वाला देश का पहला शहर बन गया। और इसने जो है EIE डेटा प्रकाशित किया है 2 अगस्त 2022 को। अच्छा, नई दिल्ली में संपन्न हुए कार्यक्रम में औरंगाबाद का यातायात डेटा सार्वजनिक रूप से क्या हुआ है लॉन्च किया गया है। ये डेटा शहर के लिए स्थायी समाधान विकसित करने में अनुसंधान समूह की मदद करेगा और साथ ही इससे शहर में पर्यावरण और समाज में सुधार होगा, राइट। फिर EIE डेटा जो है आपका रेस टू ज़ीरो और रेस टू रेजिलिएशन प्रोग्राम के संबंध में औरंगाबाद की संयुक्त राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। फिर अमेरिका स्थित जो बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के पास एनवायरमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक सुविधा है जो शहर को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों को मापने, विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करती है। फिर भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर सुविधा
केवल जो है बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और औरंगाबाद के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो गूगल ने देश के इन 4 शहरों में से जो है औरंगाबाद को भारत के पहले शहर के रूप में चुना है और इसका ट्रैफिक डेटा गूगल द्वारा जो है सार्वजनिक रूप से जारी किया गया। फिर ये डेटा जो है शहरों के लिए जलवायु कार्य योजना बनाने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की अगर बात करें 5 से 8 सितंबर 2022 को भारत की यात्रा करी। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, बांग्लादेश की। ठीक है, तो 6 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद जो है मोदी जी ने शेख हसीना के बीच जो है दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करी? बातचीत करी। तो बैठक में क्या है? संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, विकास, साझेदारी, क्षेत्रीय बहु पक्षीय मुद्दों पर क्या है विचार विमर्श किया। तो मोदी जी और जो बंगाल की जो पीएम है यानी कि शेख हसीना, इनके बीच जो शिखर वार्ता के दौरान जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और 25 साल बाद जो है आपका कुशियारा नदी के जल बंटवारे का ऐतिहासिक फैसला किया गया। तो गाइस ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कितने साल बाद ये फैसला हुआ है? 25 साल बाद। मोदी जी ने कहा है कि दोनों देशों की सीमाओं से 54 नदियाँ गुजरती हैं और ये सदियों से लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें जो है इस समय सभी विकासशील देशों के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। तो मैती थर्मल सुपर पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में किफ़ायती बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। तो गाइस ये भी याद रखिएगा, मैती थर्मल सुपर पावर प्लांट। ठीक है, इसका जो उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों ने करा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि दोनों देशों के बीच जो पावर ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने पर बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे पुल का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में क्या है कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये पुल जो है भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये भी हो गई इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, समझौते के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पहला पॉइंट है पानी पे अगर बात करें तो सीमावर्ती नदी कुशियारा से पानी के बंटवारे पर समझौता और इससे जो है असम के लोगों को क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो पानी की बात हो गई। अच्छा, रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे बांग्लादेशी रेलवे कर्मियों को प्रशिक्षण और क्या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र में सहयोग करेंगे। तो हो गई रेलवे की बात। न्यायिक की बात करें तो भारत की न्यायिक अकादमी जो है बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। चलिए, फिर विज्ञान की बात करें तो CSIR और बांग्लादेश की CSIR के बीच जो है विज्ञान और तकनीकी सहयोग पर समझौता हुआ है। अंतरिक्ष की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग होगा और भारत इसमें जो है बांग्लादेश की मदद करेगा। फिर प्रसारण की बात करें तो प्रसार भारती बांग्लादेश टेलीविज़न एक दूसरे के कार्यक्रमों का क्या करेगा? प्रसारण करेगा। 2019 से समझौते का विस्तार है ये। फिर यहाँ पे लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम और अन्य IT आधारित क्षमताओं को बढ़ाने में भारत बांग्लादेश को मदद करेगा। फिर है बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का अब सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यही नहीं, बांग्लादेश भारत का क्या है चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा विकास साझेदार बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, भारत पाकिस्तान संयुक्त नदी आयोग की अगर हम बात करें तो 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक जिसका आयोजन कब हुआ है? अगस्त 2022 को नई दिल्ली में हुआ है और दोनों देशों ने क्या है अंतरिम आधार पर क्या है कुशियारी नदी के पानी को जो है साझा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया, मतलब हस्ताक्षर कर दिया और बैठक का आयोजन जो है 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाएगा। मतलब जो बैठक हुई अब अगले 12 साल बाद होगी। तो इस बैठक में दोनों देशों ने नदियों के जल बंटवारे, बाढ़ के आंकड़ों को साझा करने, नदी प्रदूषण पर फोकस, अवसाद प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन, दोनों देशों के बीच नदी पर जो है संरक्षण समेत आपसी हितों के कई मुद्दों पर क्या करी है? चर्चा करी है। मतलब नदी को लेकर सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है INS विक्रांत जो है नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। ठीक है, तो देखिए भारत का पहला इम्पोर्टेंट है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत
आईएनएस विक्रांत सितंबर 2022 को नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है और मोदी जी ने केरल के कोच्चि में आयोजित समारोह में इसे जो है नौसेना को समर्पित किया और साथ ही इसे जो है आपका समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की संज्ञा दी। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ लिखा है विक्रांत का अर्थ क्या है, विजयी और वीर होता है, ठीक है। और ये जहाज अपने नाम के अनुरूप है। अब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जहाज जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। तो ये देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के अलावा मिग 29 लड़ाकू विमान सहित जो है 30 विमान संचालित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और समुद्र में इसके उतरने से नौसेना की शक्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। आईएनएस विक्रांत का जो वजन है वो इतना है, लंबाई चौड़ाई ये सब आप देख लो। फिर लिखा है ये एक साथ जो है आपका 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इसमें जो है मिग 29 है, कामोव 31 है, अर्ली वर्निंग हेलीकॉप्टर्स हो गया आपका MH-60 और सिहाक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये सब शामिल है। तो ये भी एक बार आप एक नज़र मार लीजिए। इसमें 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा क्या है फ्लाइंग डेक है और इसमें क्या है 21,000 टन से अधिक विशेष ग्रेड स्टील का उपयोग हुआ है, ठीक है। कोई नहीं पूछा। तो 150 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन और क्या है 2500 किलोमीटर लंबी केबल का जो है आईएनएस विक्रांत में प्रयोग किया गया, ठीक है। ये भी कोई नहीं पूछेगा। जहाज में लगे 4 गैस टाइबर से इतने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और विक्रांत की गति जो है इतने नॉटिकल मील है। तो एक बार गति आप देख सकते हैं। अब नौसेना का नया ध्वज की बात करें तो आईएनएस विक्रांत को नौसेना में समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। 72 वर्षों में कई बार इस ध्वज में जो है बदलाव किया गया। 2022 में झंडे में लगे लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की शील लगाई गई। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। फिर नए सफ़ेद ध्वज के बाएं ऊपरी भाग में तो गैस एक बार आप ध्वज देख सकते हैं, ये आपका है तिरंगा लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बारे में बात करेंगे। कलर इसका देख लीजिए ब्लू कलर में है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ लिखा है नए सफ़ेद ध्वज के बाएं और ऊपरी ओर क्या है आपका तिरंगा, जैसे कि आपने देखा दाईं और मध्य नौसेना चिन्ह यानी कि क्या लगा हुआ था, क्रेस्ट लगा था। ये अष्टकोणीय था, हमने देखा था ऐसे 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 करके बना हुआ था और जो गहरे नीले और स्वर्णिम रंगों से बना हुआ था और इस पर क्या लिखा था स नो वरुण, ठीक है। वरुण क्या है, जल के देवता, राइट। अच्छा, जो नीला रंग का था आपने देखा था तो भारतीय नौसेना की जल शक्ति को दर्शाता है। फिर है अष्टकोणीय आकृति, छत्रपति शिवाजी के निशान से क्या है आपका प्रेरित है। भारत में शिवाजी महाराज नौसेना के जनक माने जाते हैं और साथ ही क्या है अष्टकोण 8 दिशाओं का प्रतिबिंब, जिसमें भारतीय नौसेना की वैश्विक पहुंच झलकती है, ठीक है। तो नए ध्वज का डिज़ाइन जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है पेश किया गया था। तो गाइस एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ लद्दाख में तैयार होगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लद्दाख के हनले क्षेत्र में देश की पहली नाइट डार्क स्काई सेंचुरी अगले 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी और विज्ञान तकनीकी विभाग इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करेगा। इससे खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो हनले लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है और जो मानव हस्तक्षेप से किसी रूप में क्या है दूर है। तो नेक्स्ट यहाँ पे कि देश की यह पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में चंगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगी, जिससे खगोल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और हनले में क्या है ऑप्टिकल्स इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई वाली जगहों में से एक है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है नाइट स्काई सेंचुरी परियोजना के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख प्रशासन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है एस्ट्रोफिजिक्स के बीच जून 2022 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और इस परियोजना में क्या है स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। अब लिखा है नाइट स्काई सेंचुरी वह क्षेत्र होगा जहाँ क्या है रोशनी के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है।
तो यह रात को अधिक से अधिक जो है अंधेरा सुनिश्चित किया जाता है ताकि आसमान में ग्रहों और सितारों का अध्ययन किया जा सके और नाइट स्काई सेंचुरी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही का समय क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की बात करें तो हाल ही में तेलंगाना विश्वविद्यालय द्वारा जो है वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि UOF अधिनियम 2022 को अनुमोदित किया गया और इसके बाद भारत में अपनी तरह का पहला जो है वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होने जा रहा है। तो वैश्विक स्तर पर क्या है, ऐसे विश्वविद्यालय जो है रूस और चाइना के पास है और भारत में बनने वाला है दुनिया का जो है तीसरा वन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार हैदराबाद इससे जो है वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का विस्तार करने का निर्णय लिया है और इसे ही क्या है पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट जो है वो है आपका उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022। तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2022 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो है जारी किया। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं की ऐसी रैंकिंग पिछले 7 वर्षों से कराई जा रही है, राइट। तो इंडिया रैंकिंग 2022 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत जो है 11 विभिन्न श्रेणियों, अब श्रेणियाँ देखिए, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्था, ओवरऑल एंड इंजीनियरिंग और प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला, विधि संस्थान इस पे निर्धारित है। ठीक है, तो अनुसंधान संस्थान को पिछले वर्ष से ही जो है इंडियन रैंकिंग में शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा हो जाता है कि क्या नया ऐड हुआ है। तो महाविद्यालय विद्यालयों संस्थाओं को यह ऑल इंडिया रैंकिंग निम्नलिखित 5 विभिन्न मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। कौन कौन से मानक हैं? पहला, इसमें लिखा है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। ठीक है, 30% उसको पार्ट है इसका। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30% इसका भी पार्ट है। ग्रेजुएशन आउटकम 20%, तो ये 60, 70, 80, 80% हो गया। फिर इसके बाद लिखा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, तो ये हो गया 10%, तो हो गया 90। और इसमें लिखा है परसेप्शन 10% है, तो ये हो गया पूरा 100%। ठीक है, तो इंडिया रैंकिंग 2022 में क्या है, ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास। तो गाइस IIT में आए तो IIT मद्रास तो आप आंख बंद करके भी ना टिक लगा सकते हैं। अगर IITs में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना जिसमें IIT ये, IIT वो, IIT ये, तो IIT मद्रास है तो टिक लगा देना। शीर्ष स्थान पर और ये लगातार चौथे वर्ष है और जब इसे देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान जो है घोषित किया गया है। ठीक है, इस पर तो आंख बंद करके टिक लगा दीजिएगा क्योंकि अभी तक जितनी भी IIT हमने पढ़े ना तो उसमें मद्रास ही था। ओवरऑल श्रेणी में जो दूसरा स्थान है बेंगलोर स्थित क्या है आपका IISc है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अच्छा को प्राप्त हुआ है। 2021, 2020, 2019 की रैंकिंग में भी ये जो है सेकंड नंबर पे था। 2019 में ओवरऑल श्रेणी में इसका पहला स्थान था, 2019 में फर्स्ट नंबर पे था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बेंगलुरु स्थित जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त है। कौन सा यूनिवर्सिटी, जो अभी हमने 11 मानक देखे उसमें जो यूनिवर्सिटी वर्ग था उसमें शीर्ष स्थान पर यही है INSC। ठीक है, जबकि जो अब अगर हम बात करें JNU दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिक दिल्ली इस श्रेणी में क्या है दूसरे तीसरे नंबर पे। ठीक है, अच्छा, पिछले वर्ष की तरह जो है इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस जो है पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली स्थित जो हिंदू कॉलेज और चेन्नई स्थित जो है आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज इस वर्ष जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कॉलेज की श्रेणी में जो मिरांडा हाउस का शीर्ष स्थान पिछले 6 वर्षों से लगातार बना हुआ है। ठीक है, कॉलेज की श्रेणी में, तो कॉलेज श्रेणी में जो है इंडियन रैंकिंग 2021 में जो चौथे स्थान पर लोयोला कॉलेज जो है आपका चेन्नई में, 5वें स्थान पर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन जो कि आपका न्यू दिल्ली में है वो है। अच्छा, इंजीनियरिंग श्रेणी में बात करें तो पहले सभी 8 स्थान जो है IITs को दिए गए हैं। ठीक है, इसमें भी पहले पे IIT मद्रास जैसे कि मैंने कहा, दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT मुंबई है। अच्छा, बात करें फार्मेसी और फार्मेसी वर्ग में या श्रेणी में हम बात करें तो जामिया हमदर्द जो है पहले स्थान पे है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद जो है दूसरे स्थान पे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तीसरे स्थान पे। तो इस श्रेणी में इस वर्ष जो है 5वां स्थान जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस को दिया गया। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट श्रेणी की बात करें तो आईआईटी अहमदाबाद हो गया, ठीक है, आईआईएम सॉरी, आई मैनेजमेंट में तो आईआईएम है, तो आईआईएम अहमदाबाद फर्स्ट नंबर पे, आईआईएम बेंगलुरु सेकंड नंबर पे, आईआईएम कोलकाता थर्ड नंबर पे। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड कोलकाता। वास्तुकला में बात करें तो इसमें क्या है, इस वर्ष जो आईआईटी रुड़की पहले स्थान पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट दूसरे और आईआईटी खड़गपुर तीसरे स्थान पे है। अच्छा, विधि संस्थान श्रेणी में बात करें तो क्या है यहाँ पे, विधि मतलब ये लॉ से रिलेटेड, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ क्या है इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली जो सेकंड नंबर पे है, और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जो है आपका पुणे में थर्ड नंबर पे। तो रैंकिंग एक बार देख लीजिएगा आप। मेडिकल संस्थानों में पहला स्थान किसको मिला, ऑल इंडिया मतलब एम्स नई दिल्ली को मिला है, ठीक है। दूसरे स्थान आपका पीजीआई चंडीगढ़ को मिला है, और तीसरे स्थान पे है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेल्लोर, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे। अब दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की बात करें तो इंडियन रैंकिंग में क्या है, पहला स्थान मिला है सविता इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई में है, और मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस को जो है आपका सेकंड, और डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे थर्ड नंबर पे। फिर अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और वहीं दो स्थान क्रमशः किस किस को, IIT मद्रास IIT दिल्ली को मिले, ठीक है। अब देखिए भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई है। तो कहानी ऐसी है कि क्या होता है कि 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या हुआ कि पर्यावरण वन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 11 नए आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया, जिसके बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई 75। तो इम्पॉर्टेंट है। तो नए वेटलैंड स्थल लगभग जो है आपका इतने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं, कोई नहीं पूछ रहा। फिर है घोषित 11 नई साइट्स में कितने हैं, देखिए तमिलनाडु के 4 हैं, उड़ीसा के 3 हैं, जम्मू कश्मीर के 2 हैं, और एक जो है आपका मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र, एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। तो ये देखिए आप पुराने याद हो ना हो, जो नए ऐड हुए हैं उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इन साइट्स को रामसर में शामिल किए जाने से इनके जो है रखरखाव संरक्षण प्रबंधन में जो है सहायता मिलती है, मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस वर्ष क्या है, भारत जो है 28 वेटलैंड स्थलों को जो है रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया इस वर्ष। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कि 13 अगस्त 2022 को पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल जो 11 आर्द्र भूमियों की अगर हम बात करें तो देखिए पहला है उड़ीसा के 3 हैं, एक हो गया टम्पारा झील, ये मत पढ़िएगा, दूसरा है आपका हीराकुंड रिजर्व, तीसरा है आपका अनशुपा झील, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक है जिसका नाम है यशवंत सागर। अच्छा, तमिलनाडु के 4 हैं, एक का नाम है चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य हो गया आपका, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड हो गया, एक हो गया वडूर पक्षी अभ्यारण्य, एक हो गया काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें है ठणे क्रीक, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व हो गया, और सालबुक वेटलैंड संरक्षण रिजर्व हो गई। तो इतने रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके अलावा जो है 2022 में घोषित अन्य जो ये थे रामसर स्थल, फरवरी में घोषित 2 रामसर स्थल यानी कि खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, जो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य जो ओके। तो अब इसमें लिखा है गुजरात के जामनगर में स्थित है, और ये जो गुजरात के जामनगर में स्थित है, और ये अभ्यारण्य भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। और दूसरा कौन सा है, देखिए ये पॉइंट आप मत मानिएगा, 2 है यहाँ पे, 2 की बात हो रही है। एक तो खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, ठीक है, और जो दूसरा है वो उत्तर प्रदेश में बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 11 स्थलों के रामसर साइट घोषित होने से पहले ही अगस्त 2022 में क्या होता है, 10 स्थानों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इसके बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है 64 हो गई थी, और इस 10 नए स्थानों में तमिलनाडु के 6 स्थल, और जो गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और क्या यहाँ पे है उड़ीसा के एक शामिल थे। यानी जो अभी 11 हुए थे, 11 से पहले जो हुए थे वो 10 थे, ठीक है। और 10 कहाँ पे थे, तमिलनाडु के 6 थे, ठीक है, 6 स्थल तमिलनाडु के थे, गोवा का 1, कर्नाटका का 1, मध्य प्रदेश का 1 और 1 था उड़ीसा का, तो टोटल हो गए 10। अच्छा, तो 10 नई रामसर साइट्स को जो है नामित करने से आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन तथा इसके संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग में मदद मिलेगी। बेकार बात। नए रामसर जो स्थलों में नंदा झील गोवा,
सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, रंगनाथिट्टुरु पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक का, मन्ना समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, फिर है वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य हो गया, कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य हो गया, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, उद्यममर्थनपुरम हो गया पक्षी अभ्यारण्य हो गया, और वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में शामिल है। अब लिखा है 3 अलग अलग तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से संपन्न, जैसे कोरल रीफ, सीग्रास बेड और मैंग्रोव। मन्नार की खाड़ी को समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से माना जाता है। तो गाइस मन्नार की खाड़ी समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से हमने देख लिया कौन कौन सा, ठीक है। तो और ये जो है वैश्विक महत्व की अपनी अनूठी समुद्री विविधता के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित आर्द्रभूमि, मानव निर्मित मतलब जिससे हमने बनाया है, ठीक है, जो इतने हेक्टेयर क्षेत्र में है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में नंगुनेरी तालुक में स्थित ये जो दक्षिण भारत में निवासी और प्रवासी जल पक्षियों के प्रजनन के लिए सबसे बड़ा रिजर्व है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। अच्छा, उड़ीसा में महानदी के ऊपर जो है सतकोसिया कंट एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो पुष्प और जीव प्रजातियों की विविध आबादी का जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि सतकोसिया भारत के 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है, दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट, राइट, जो विशाल जैव विविधता में योगदान करता है। राज्य में पहले से ही ऐसे 2 स्थान यानी कि चिल्का लेगून और क्या भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे हैं दोनों के दोनों? एक है लेगू उड़ीसा में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना, सुरक्षित करना और इसके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस इसको थोड़ा सा रट सा लीजिएगा, मतलब इसे 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। अब है रामसर कन्वेंशन के बाद। रामसर कन्वेंशन के तहत क्या होता है? 26 जुलाई 2022 को भारत के 5 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में जो है शामिल किया गया, ठीक है। तो इन 5 आर्द्रभूमियों में 3 आर्द्रभूमि जो है तमिलनाडु की थी और एक मिजोरम, एक मध्य प्रदेश की थी। 3 यहाँ की थी, एक मिजोरम की थी, एक मध्य प्रदेश की थी। तो देखिए करिकिली पक्षी अभ्यारण्य हो गया, पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट हो गया और आपका पिचवरम मैंग्रोव हो गया, पाला आर्द्रभूमि हो गया, सांख सागर हो गया। ये 5 हैं, ठीक है। तो इन 5 स्थलों के आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए जाने के पश्चात क्या था? भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 49 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 54 हो गई थी, ठीक है। ये है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो गाइस ये जो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है और जो है 100 प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थान है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है पल्लीकर नई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो है आपका ये जो आर्द्रभूमि स्थल है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित मीठे पानी का जो है मार्श है और जो चेन्नई शहर का एकमात्र क्या है? जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वैसे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र। फिर पिचवरम मैंग्रोव की बात करें तो भारत के तमिलनाडु राज्य के कुड्डालोर जिले के चिदम्बरम शहर के निकट स्थित क्या है? पिचवरम मैंग्रोव भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है और यहाँ जो 180 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर पाला आर्द्रभूमि तो मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जो हरे जंगलों, जानवरों और पक्षियों की नई प्रजातियों से घिरी हुई है। फिर है साख्य सागर, तो ये जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित झील है और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक क्या है? अभिन्न हिस्सा है। भारत ने रामसर संधि पर जो है 1 फरवरी कब हस्ताक्षर किया था? 1982, 1 फरवरी 1982 को। फिर रामसर स्थल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत का पहला रामसर स्थल क्या था? उड़ीसा का चिल्का झील। चिल्का झील के साथ जो है केवलादेव पक्षी जो अभ्यारण्य है रामसर स्थल जो है घोषित हुआ, ठीक है। तो भारत में अब तक कुल जो है 75 स्थलों को जो रामसर सूची में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश से जो है रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है भारत का सबसे छोटा यानी कि 0.2 वर्ग किलोमीटर स्थल है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गई बात। फिर 2022 में पहले 2 फिर 5
जुलाई के बाद जो है 10 और क्या है फिर 11 स्थलों को रामसर स्थल में जो है शामिल किया गया। ठीक है, 2 को फरवरी में, 5 को जुलाई में, फिर 10 और 11। ठीक है, वर्तमान में पूरे विश्व में जो है 2465 रामसर स्थल है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित यानी कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। कब इसे बनाया गया था? 1974। फिर भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है कहाँ पे? तमिलनाडु। अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, तो 14 है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, 10 रामसर स्थल है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो गाइस वीर सिंह जग चुके हैं, तो अब ये और वीडियो बनाने दे नहीं रहे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो ये हमारा चल रहा है कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी अब जल्दी खत्म हो जाएगा। इस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।